क्या हमारे देश की सुंदर प्रकृति खतरे में है? क्या हमारे देश की डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है? क्या हमारे देश की जनता का विरोध करने का अधिकार छीना जा रहा है? क्या हमारी देश की जनता अब चुपचाप रहना सीख गई है? तो चलिए, हमारे देश में हो रहे प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट के द्वारा पावर का गलत यूज करना, जनता के द्वारा चुपचाप रह जाना और जनता के द्वारा गलत चीजों का सपोर्ट करने के बाद आज हम इस वीडियो में इस चीज पर विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि गलत चीजों का विरोध करना है। सरकार किसी भी पार्टी का बने, सबसे पहले तो हमें देशभक्त बनना है, ना कि अंधभक्त। इसलिए हमेशा गलत चीजों का विरोध करना सीखिए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बनाने की भरकस कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी देश के विकास के लिए बहुत ज्यादा घातक। ये रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को ये रेवड़ी बांटकर मुफ्त में इन्हें खरीद लेंगे। मिलकर इस रेवड़ी कल्चर को देश के राजनीतिक से हटाना है। साल 2022 में पीएम मोदी के दिए गए इस बयान पर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। इस पर एक विपक्षी दल ने बोला था कि कोई और बांटे तो रेवड़ी और मोदी जी बांटे तो विटामिन की गोलियां। बहस होनी चाहिए और आप वो बहस कराएं सर कि रेवड़ी क्या। लोकसभा में बैठे सभी सांसदों को सर 34 हवाई यात्राएं मुफ्त मिलती, 50,000 मुफ्त बिजली मिलती है। जब हम लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गरीब आदमी को मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, मुफ्त शिक्षा देती है, मुफ्त स्वास्थ्य देती है, तो इनको हमारी सब्सिडी रेवड़ी लगती है सर। इनकी सब्सिडी, हमारी सब्सिडी रेवड़ी। यहाँ तक कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया था। उच्चतम न्यायालय ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा था कि वेलफेयर स्टेट होने के नाते ये मुफ्त की चीजें बस जरूरतमंद लोगों को ही मिलने चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था में हो रहे नुकसान और वेलफेयर में संतुलन लाने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने एक बजट भाषण में बताया था कि मुफ्त राशन योजना में प्रत्येक साल 2 लाख रुपए का खर्च आता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने नवंबर 2023 में यह घोषणा कर दी थी कि यह योजना यानी ये जो मुफ्त राशन देने की योजना है 2028 तक जारी रहेगा। यानी वित्त मंत्री के बजट के अकॉर्डिंग ये 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा मुफ्त राशन देने के मामले में। मुफ्त राशन देने की योजना जो 2022 में शुरू हुई थी और इसकी समय सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ाता गया। अब इसकी डेडलाइन दिसंबर 2028 तक हो गई है। पर सवाल ये उठता है कि सरकार के पास इन मुफ्त की चीजों के लिए पैसे कहां से आते हैं। 2014 में मनमोहन की सरकार हटी थी और नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, तो उस टाइम उनके कार्यकाल में यानी पहले वर्ष में काफी ज्यादा सब्सिडी बिल में राहत मिली थी। रिसर्च एनालिस्ट आसिफ इकबाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में कच्चे तेल के सस्ते आयात दर ने सरकारी खजाने के संतुलन बनाए रखने में काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन मोदी सरकार इस मामले में भी काफी चतुर निकली। इन्होंने सस्ती आयातित तेल का पूरा फायदा यानी उपभोक्ता यानी हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं दिया। मतलब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटाए थे। उल्टा इन्होंने क्या किया, पेट्रोल और डीजल के अलावा दूसरे फ्यूल प्रोडक्ट पर भी इन्होंने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका टैक्स आता है। चलिए थोड़ा समझते हैं एक्साइज ड्यूटी क्या है। देखिए, एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसका भुगतान ग्राहकों द्वारा सीधा अधिकारियों को नहीं किया जाता। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और वैट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। मान लीजिए बिना टैक्स का पेट्रोल का प्राइस 35 रुपए के आसपास पड़ता है, जिसमें आपको एक्साइज ड्यूटी के रूप में 20 रुपए भुगतान करना पड़ता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद आपको डीलर कमीशन कटता है 3-4 रुपए के आसपास। उसके बाद फिर आपको वेट यानी कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो कि आपको एक्साइज ड्यूटी के कम या ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर सब मिला के रिटेल प्राइस की बात किया जाए तो इंडिया में एवरेज 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है। यानी अगर बात किया जाए टैक्सेस की, तो आप देख रहे हो 50% ज्यादा हमको टैक्स ही लग रहा है इस बात पर कि फ्यूल कितना का मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना में रहा है। जहाँ फ्यूल 50 रुपया मिलना चाहिए, वहाँ फ्यूल 100 रुपया मिल रहा है। टैक्स की बात ही कुछ अलग है, जो कि गवर्नमेंट ले रही है हमसे। अब जरा आप सोचिए कि आप कितना टैक्स दे रहे हैं सरकार को। गवर्नमेंट के आंकड़े के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार को कितना टैक्स, कुछ आंकड़े दिखाते हैं। 2017 से 18 में 5,43,026 करोड़ रुपया मिला था। 2018 से 19 से 5,75,632 करोड़ रुपया मिला था। 2019 से 20 में 5,55,370 करोड़ रुपया मिला था। 2020 से 21 में 6,72,719 करोड़ रुपया मिला था टैक्स के रूप में। 2021 से 22 में 7,74,425 रुपया मिला था। और 2022 से 23 में यानी 9 महीनों के बीच में 5,45,002 करोड़ रुपया सिर्फ पेट्रोलियम से इनकी कमाई हुई है। अगर इस सबको टोटल किया जाए तो सब मिलाकर 36,66,201 करोड़ रुपया सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से उनको टैक्स मिला था। ये तो सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ के टैक्सेस है। अब जरा सोचिए, कपड़ा, पढ़ाई, रोड टैक्सेस, फल सब्जी, हर जगह से टैक्स देना पड़ता है। जरा सोचिए पैसा किसका है, गवर्नमेंट आपसे ले रही है। तो आप 5 किलो राशन में इतना खुश काहे हो रहे हैं? सबसे पहले तो हमें मुफ्त की चीजों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुफ्त की चीजें देते हैं फ्री में, टैक्स इतना बढ़ा देते हैं कि महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है। लद्दाख के लोग अपने क्लाइमेट और कल्चर को बचाने में लगे हुए पड़े, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे बहुत तबाह करना चाहती है। मोदी सरकार चाहता है कि लद्दाख में खनन हो, माइनिंग हो, वहाँ उद्योग धंधे लगे, लद्दाख की कल्चर खराब हो,
बस लद्दाख के लोगों का ऐसी बात कर रहा है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों में सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना होगा। वो एक इंजीनियर, इनोवेटर एंड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट है। इन्होंने हमारे देश की सेनाओं के लिए गर्मी से बचने के लिए एक राहत टेंट का आविष्कार किया था। गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए इन्होंने सरकार और ग्रामीण लोगों से मतलब मिलजुल कर 1944 में ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। सोनम जी ने IS-2 टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर का निर्माण करता है। कोने शेप में बने इस बर्फ के ढेरे को सर्दियों में पानी जमा करने के लिए यूज किया जाता है। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिला है जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। लद्दाख में 30,000 से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांगे क्या है? लद्दाख में संविधान के 6ठी अनुसूची को लागू करने की है, 2 MP देने की है, ताकि वहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ बचे रहे। डेमोक्रेसी के नाम पे वहाँ हुआ है ही क्या? वहाँ के लोग सिर्फ एक ही लोग को वोट कर सकते हैं। देखिए शेड्यूल 6 के अंदर क्या है। शेड्यूल 6 के अंदर अनुसूचित जनजाति को उसके स्वतंत्रता और स्वशासन का उपाय प्रदान करते हैं। शेड्यूल 6 वहाँ लागू हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, जिससे मोदी जी को काफी ज्यादा हानि होगा कि वो अपने दोस्त को वहाँ की जमीन नहीं बेच पाएंगे। 19 के चुनाव से पहले बीजेपी ने खुद वादा किया था कि वो लद्दाख को शेड्यूल 6 के अंदर ऐड करेंगे। तो लद्दाख के लोग भी तो वही मांग रहे हैं जो बीजेपी ने वादा किया था। यहाँ हजारों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मणिपुर में भी अत्याचार हो रहा था, लोग कितना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो काटा गया, उसे माइनिंग के लिए ओपन कर गया था। वहाँ भी हजारों की संख्या में लोगों ने खूब उस जंगल को बचाने की कोशिश की, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ नहीं सुना गया और वहाँ उसे माइनिंग के लिए ओपन कर दिया गया। क्या हम ऐसे प्रधानमंत्री को चुने जो देश में गुजरे अत्याचारों के खिलाफ ना कुछ सुनते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना उन्हें देखने जाते हैं? सोनम वांगचुक जी ने 21 दिन तक भूख हड़ताल किया था। वो दिन प्रतिदिन वीडियो डालते थे ताकि उनकी बातें सुनी जाए और समझी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही गवर्नमेंट उनका सपोर्ट किया, ना ही हम लोगों ने यानी हमारे देश के लोगों ने। डेमोक्रेसी की चौथी पिलर देश की मीडिया कही जाती है। वो मीडिया शायद अब बिक चुकी है। वो मीडिया जो सही चीजों का कभी समर्थन किया करती थी, अब वो मीडिया बिक चुकी है। पैसे लेकर खा पी कर सो गए हैं। अब मीडिया कुछ नहीं कर रही है, सही चीजों को बिल्कुल ही नहीं दिखा रही है, बल्कि उसे दबाने की कोशिश कर रही है। डेमोक्रेसी की चौथी पिलर अब ढल चुकी है। ये हमारी आपकी किसी की बात अब नहीं सुनती है। इनके पास टाइम है कि होली के विषय में पानी पर कुछ बोलने की, लेकिन इनके पास ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है देश में हो रहे अत्याचारों को दिखाने के लिए। कि लोग इसमें पूछ रहे हैं कि होली खेलने के लिए पानी कहां से आएगा, तो इसके जवाब में कुछ लोग लिखते हैं कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से जो ग्लेशियर्स पिघल गए थे उसी पानी से इस बार हम होली खेलेंगे। इनके सामने अगर कोई बीजेपी के प्रवक्ता झूठ भी बोल रहा तो भी सुन लेते हैं बिना ये फैक्ट चेक किए कि सामने वाला जो बोल रहा है सही या फिर गलत। अगर अपोजिशन पार्टी वाला अगर कुछ बोल दे तो ये मीडिया बीजेपी की तरफ से ऐसे लड़ने लगते हैं जैसे मान लो ये इनका करता धरता हो और ये उनका पापा। पता नहीं मीडिया ऐसे दोगलापंथी के साथ कैसे रह जाते हैं। एक गोदी मीडिया आकर कहता है कि जिस देश के लोग पुलिस को घूसखोर और भ्रष्ट मानती है, उसी देश के लोग पुलिस की नौकरी क्यों करना चाहती है। जिस देश के लोग पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट और घूसखोर फोर्स मानते हैं, वो आखिर इसी पुलिस की नौकरी क्यों करना चाहते हैं। वाह, क्या बात कही आपने सर। साहब से तो हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री को चोर, घोटालेबाज, झूठ बोलने वाला, क्या न जाने क्या क्या नहीं बोलता हो। इस हिसाब से तो आपके प्रधानमंत्री को भी PM तो नहीं बनना चाहिए। इसमें 90% ज्यादा नेता तो भ्रष्ट हैं, फिर वो नेता क्यों बनना चाहते हैं। कल को इन मीडिया का बच्चा मीडिया बनना चाहे तो क्या ये मीडिया लोग इसे देंगे? नहीं बनने देंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग कैसे घोटाले, घुसखोर और क्या क्या लोग हैं, इसलिए ये तो बनने तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। इनको पता है कि हमारी मीडिया कितना भ्रष्ट है। और फिर इस चर्चा का अगला वीडियो देखिए। आज आपको ये बात सोचनी चाहिए कि भारत के बहुत सारे युवा इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग या मुकेश अंबानी बनने की बजाय सरकारी नौकरी के सपने क्यों देखते हैं। वो भारत सरकार में एक संयुक्त सचिव बनना चाहते हैं, लेकिन इलॉन मस्क नहीं बनना चाहते। वाह, क्या स्पीच दिए हैं इन्होंने। इन गोदी मीडियाओं के लिए एक ताली हो जाए जरूर से। इस हिसाब से तो गलती बेरोजगार लोगों की है, क्योंकि वो नौकरी करना चाहते हैं। भाई नौकरी करेंगे तो मेहनत की कमाई तो खाएंगे। तुम जैसे घुसखोर तो नहीं बनेंगे ना, देश का रुपया तो नहीं चुराएंगे सरकार के जैसे। अब बात रहे एलोन मस्क और अंबानी बनने की, तो कैसे बनेंगे। एजुकेशन पर देख लो टैक्सेस, बाकी चीजों पर देख लो टैक्सेस, बिजनेस करने जाओ तो वहां देख लो टैक्सेस। इंडिया वर्ल्ड टैक्स बढ़ाने के मामले में एक नंबर बात है। तो कैसे बनेंगे अंबानी और एलोन मस्क। बड़े आए चचा गुटखा खा के नशा करके कुछ भी बोलने चले। तो अब पता चला इन लोगों का नाम गोदी मीडिया क्यों रखा गया। ये गोदी मीडिया ये नहीं दिखाते कि भारत का रुपया डॉलर के मामले में दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। पिछड़े देश नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश पर कैपिटा GDP में हमसे आगे निकल गए। ये कौन दिखाएगा? ये हम दिखाएंगे कि मीडिया। ग्लोबल 100 इंडेक्स की रैंकिंग में यानी 125 देशों की रैंकिंग में 111वें रैंक तो हमारा देश पर
पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्ला रैंकिंग भारत से कई ज्यादा बेहतर है। तो इस बात पर मीडिया क्यों नहीं बहस करती है? 2 करोड़ प्रति साल नौकरी देने वाली दावा करने वाली सरकार का अभी तक 20 करोड़ नौकरी कहाँ गया? तो गोदी मीडिया इस बात पर क्यों नहीं बहस करती है? पता है हमारी मीडिया का लेवल कितना गिर चुका है पूरे विश्व में? 180 देशों में इनका स्थान 161 आता है। अब जरा सोच सकते हैं हमारे देश का मीडिया कितना लेवल तक नीचे गिर चुकी है। इनसे तो एक्सपेक्ट करो ही मत कि आपको सही न्यूज लेके देंगे। तो चलिए आप एक वीडियो देखिए। जवाब दे सरकार। जवाब चाहिए ना, अभी देता हूँ। एटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। हाँ, हर बार जरूरी नहीं है कि सरकार को ही जवाब देना होगा। सरकार क्यों जवाब? और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि पाकिस्तान में हुआ हमला। बहुत फनी लगा ना आप लोग, लेकिन जिसने भी ये वीडियो बनाई है बिल्कुल एक्चुअल में सही वीडियो बनाई है। हमारी देश की मीडिया का हाल बिल्कुल अभी सेम यही है। पैसा खाओ और मुंह बंद करो, गलत चीज को दिखाओ ही मत। तो अभी क्या ही बात करें बीजेपी सरकार के बारे में, मतलब हमारे मोदी जी के बारे में। वहाँ लद्दाख की जमीनें चाइना के द्वारा हड़पी जा रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री क्या स्पीच दे रहे हैं? न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया है जिसमें बीजेपी सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करती है। देखिए आप इस वीडियो को, जिसमें बीजेपी पर कैसे सामने झूठ बोला जाता है। मैं पोजीशन आज देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? ये बोल रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया आया था, लेकिन ये गलत। 12,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया, जिसमें 6,000 करोड़ से ज्यादा रुपया बीजेपी के पास था और बाकी अन्य पार्टी के पास था। लेकिन सामने बैठे न्यूज एंकर को बिना ही सोचे समझे सुन ले कि ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। आप यहाँ जरा आप देख सकते हैं कि इसे सीधे बीजेपी को सपोर्ट किया जा रहा है इस मीडिया के द्वारा। सीबीआई की एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया कि सीबीआई ने 90% से ज्यादा केसेस सिर्फ अपोजिशन पार्टी केस दर्ज किए हैं। मतलब भ्रष्ट नेता सिर्फ अपोजिशन पार्टी में है, बीजेपी में थोड़ी है। बीजेपी में तो सब ईमानदार है, वो तो देखने से पता चल रहा है। बीजेपी के नेता पर कोई ईडी और सीबीआई जैसे संस्था नहीं आती है। एक फैक्ट की बात बताओ, अगर मान लो तुम्हारे ऊपर घोटाला और भी कोई दलाली का केस चल रहा हो और बाकी बहुत चीज का केस चल रहा हो, अगर तुम बीजेपी ज्वाइन कर लेते हो तो वो केस तुरंत ही रफा दफा सफा हो जाता है और आप बन जाते एक शुद्ध नेता, बोलते हैं एक अच्छा नेता बन जाते हैं बीजेपी की नजर में। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करवा लिया जाता है। जाने उससे पहले सैकड़ों बार सीबीआई की रेड पर है, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं और फाइनली उनको 21 मार्च को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट बोलते। इस वजह से उनको तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि रेस तो भाई साहब बीजेपी के अकेले ही जीतना है। बीजेपी की दूसरी सबसे तगड़ी अपोजिशन पार्टी यानी कांग्रेस की बात करूं तो उनके सारे खाते फ्रीज कर दिए गए, जिससे वो चुनाव नहीं लड़ पाए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपया का जुर्माना भरने के लिए बोला है। कांग्रेस ने जो गलती की है, कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं कि कांग्रेस ने जो गलती किया है उसी गलती के कारण बीजेपी को भी 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनके द्वारा कोई विभाग से कोई नोटिस नहीं आता, उनको ऐसा ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये पावर सिर्फ बीजेपी का है। तानाशाह जो कि सारे संस्था हर एक चीज को बीजेपी अपने अंदर कर रखा है, सबके मुंह बंद करवाए जा रहे हैं, सबको कोई बोलने नहीं दिया जा रहा है। सब इनके अगेंस्ट जो बोलता है वो तो या तो जेल में मिलते हैं या तो मिलते ही नहीं है। और आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर चुनाव का रेस होता है तो उस रेस में सिर्फ एक ही पार्टी दौड़ेगी, वो है बीजेपी, क्योंकि बाकी पार्टियां तो कहीं और है। तानाशाह स्टार्ट होने वाला है, यही से पता चलता। मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार इतना ही पावरफुल है तो क्यों ऐसे दूसरे पार्टी को डरा कर धमका कर चुनाव जीतना चाहती है? इस सरकार ने तो डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी गई है। डेमोक्रेसी खत्म होने के कगार और तानाशाह शुरू होने को स्टार्ट हो रहा है। तानाशाह की शुरुआत आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। आप एक वीडियो देखिए, गेट खुल गया है और किस तरीके से लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं कि कैद से कहीं ना कहीं छूट गए। आप देखिए क्या
देखिए, कोई अपनी इच्छा से आता है, उसको अपनी इच्छा से जाना है। ये कौन सी जबरदस्ती है? कौन से भारत में रह रहे हैं हम? ये तो डिक्टेटरशिप है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप इस वीडियो के देखिए कैसे जबरदस्ती सभी लोगों को जबरदस्ती पकड़ के रखा गया, एक जगह पर बंद करके रखा गया जहाँ उनसे कोई चीज की सुविधा नहीं है। सारे लोग कितने परेशान दिख रहे हैं। जरा आप सोचिए, अगर आप वहाँ पर होते तो आप क्या करते? एक दूसरा वीडियो देखिए जिसमें हमारे पलटू चाचा, नीतीश चाचा क्या कर रहा है। खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। काय खड़े बैठाओ, बीच में कौन खड़ी है? अरे दो महिला काय बैठी हुए, खड़ा हो। ये जबरदस्ती महिलाओं को खड़ा होने के लिए बोल रहे हैं। क्या आप लोकतंत्र में ऐसी जबरदस्ती करवा सकते हैं? किसी से नहीं करवा सकते। तो तानाशाही की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है। आप समझिए, जानिए और थोड़ा इस चीज पर विचार करिए। बात सीधी सीधी कि आप ये सब डिजर्व करते हैं। आपने कभी भी महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए वोट किया ही नहीं। आपने कभी भी स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए वोट किया ही नहीं। आपने बस धर्म के नाम पर वोट किया, जिसका फायदा ये सरकार उठाती है। आपको ये नेता धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, मंदिर मस्जिद करवाते हैं। आपके आने वाला जनरेशन भी ऐसे ही लड़ेंगे, ऐसे ही खून की नदियां बहेंगी। ये नेता ऐसे ही करवाएंगे कि सरकार से अगर कुछ पूछे क्वेश्चन तो इनका जवाब सिर्फ उल्टा सीधा रहता है। ये क्या बोलेंगे? आज पाकिस्तान भूखे मर रहा है। पाकिस्तान भूखे मर रहा है तो क्या इंडिया में मिठाई और रसगुल्ले बांटने जा रहे हैं? ये लोग अमेरिका से कंपेयर क्यों नहीं करते कि अमेरिका वाले हमसे इतने आगे हो रहे हैं, शिक्षा के मामले में, हर चीज के मामले में आगे हो रहे हैं। ये नेता सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है मेरे को विश्व गुरु का मतलब क्या होता है? मतलब दूसरे देश से हम सारे मतलब हथियार खरीद रहे हैं, दूसरे देश का ट्रेन ला रहे हैं, दूसरे देश की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हमारे देश के पास ढंग का कुछ है नहीं और हम बोल रहे हैं विश्व, किस बात का विश्व गुरु? ज्ञान नॉलेज है ही नहीं और विश्व गुरु बनने की बात कर। ओ, ये लोग तो पत्थर में प्राण डालते हैं ना, इस बात का विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा देश। हम मिली बीजेपी के प्रवक्ता मनोज तिवारी से कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है, कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते। क्या सभ्य संस्कृति की बात कही उन्होंने? मैं आपका एक वीडियो दिखाता हूँ। कब देबू, कहवा देबू, जब देबू, जहाँ देबू। क्या मतलब होता है कि कब देबू, कहवा देबू, जहाँ देबू? फटाफट खोल के दिखावा, क्या मतलब होता है? और बात ये दूसरी है, मतलब इधर कुछ और करो, उधर कुछ और बोलो। क्या मतलब, क्या करना क्या चाह रहे हो? लेकिन आप लोग कमेंट बता सकते हैं कि जैसे नेताओं के साथ क्या करना चाहिए। ये नई प्रवक्ता कंगना रनौत, ये स्पीच में राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं कि हमारी महिलाओं, हमारी माँ बहनों के शक्ति को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ कि जो मंडी की जनता है वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की, और वो देंगे, आप देखेंगे और मेरी बात याद रखेंगे कि उनको यहाँ से करारा जवाब मिलेगा। बहन जी को ये भी नहीं पता कि किस शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। ये इस शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। ईडी सीबीआई और ये सरकार जो है, पार्टी जो बड़ी बड़ी पार्टी और बड़े बड़े उद्योगपति जो हमारे देश को नोच रहा है, हमारे देश को कीड़े जैसे खा रहा है, उस शक्ति को तोड़ने की बात कर रही थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने, ये तो बहुत तेज है ना, ये तो बहुत सारे उल्टा सीधे चीज को, बयान को दिखा दिए और देश में एक अलग तरह के मतलब माहौल को बना दिया और जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने बात को बड़ा चढ़ाकर बोला क्योंकि अब ये धर्म और हमारी आस्था के नाम पर वोट लेंगे और चुनाव जीतना चाहते हैं। मोदी जी ने तो 10 साल में बहुत ज्यादा विकास किया देश को, फिर इनको डर किस बात पर लग रही है? क्या ये डेवलपमेंट पर वोट नहीं मांग सकते? और ये कंगना आंटी तो बोलती है कि हमें असली आजादी 2014 के बाद मिली थी। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। आंटी दिमाग सटिया गया क्या? सीधा बोलो ना कि मोदी जी ने आजादी दिलवाए थे और हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो ऐसा ही जान की बलि दे गए। दिमाग अगर नहीं हो तो कुछ बोलना भी नहीं चाहिए और भाषण दूसरों पर कमेंट करने आते जैसों के लिए आप कमेंट में बिना 2 शब्द लिखे जाइए ही मत। मैं सीधा पॉइंट की बात क्या बीजेपी इतना ही पावरफुल है तो क्यों अपने अपोजिशन पार्टी को अपने रास्ते से हटाना चाहती है? जो पिछली वीडियो बनाए थे उसमें मेरा मुख्य पर्पस था कि मैं लोगों को जागृत करूं। क्या बहुत हो गया, देश खतरे में, हम खतरे में, देश की डेमोक्रेसी खतरे में। तानाशाह स्टार्ट हो रही है, तानाशाह आगे बढ़ रही है। इस चीज को समझने के लिए मेरा मुख्य पर्पस ये था कि जिन लोगों के पास फोन नहीं हो, जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े, और देश में चल क्या रहा है उनको लेकर काफी सारे लोगों ने मेरे वीडियो को अपने स्टोरी पर शेयर भी किया था, जिनके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये मेरा अकेले का वीडियो 100 से 200 लोग अगर देखते हैं तो आपके पास कितना पावर है? आप लोग तो उन्हीं में से। अगर आप लोग चाहे तो ना जाने क्या नहीं कर सकते हैं। आप अपने देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ आप जागृत हो, उस लोगों को समझाएं कि सही लोगों को वोट करना है और देश को बचाना है। ऐसे हम देश को नहीं छोड़ सकते खतरे में।
आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिए, लोगों को दिखाइए, बताइए इसके बारे में, समझाइए लोगों की सही लोगों को वोट करना है, देश के विकास का सवाल है। प्रोटेस्ट करना पड़े, चुप रहोगे तो मारे जाओगे, याद रखना। विरोध करो, एक एक विरोध उसके लिए काफी है। हर एक चीज आपका एक आवाज बहुत ज्यादा गूंजेगी, सब कुछ करेगी। आप आगे बढ़ो और देश को बचाओ।